डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो था कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन किए थे। कंप्लीट रूप से हम लोग अध्ययन कर लिए थे। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी उनके भाग होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हेट्रोसिस्ट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, हेट्रोसिस्ट क्या होता है, कल आप लोगों को हम बताए थे कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के कुछ सदस्यों का नाम बताए थे, जैसे नास्टाक है, एनाबिना है, ये साइनोबैक्टीरिया के सदस्य हैं। ठीक है, उन्हीं में देखेंगे एनाबिना। एनाबिना जो उनका एक सदस्य होता है, उस सदस्यों में देखेंगे कि उनकी कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की, या ये कहें कि साइनोबैक्टीरिया के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से कुछ सदस्य जैसे एनाबिना है, इनमें एक विशेष प्रकार की पीले रंग का, इस पीले रंग का, विशेष प्रकार के पीले रंग का कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार के पीले रंग की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन पीले रंग की कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। देखिए, ये है हेट्रोसिस्ट का फिगर है, ये है हेट्रोसिस्ट का फिगर है, ये नहीं है, ये बगल की कोशिकाएं हैं। तो मैं बताया हूँ कि एनाबिना जो साइनोबैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया में पीले रंग की विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। देखेंगे एनाबिना का जो एक फिगर बना देते हैं। देखिए, ये एनाबिना का फिगर है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। एनाबिना जो होता है, आप लोग बताए होंगे कि एनाबिना जो होता है, एनाबिना जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये फिलामेंटस या तंतुमय साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, यानी इनकी बॉडी जो होती है फिलामेंटस होता है, तंतुमय होता है, तंतु के समान होता है, इस प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हीं में देखेंगे कि कहीं कहीं पे जगह जगह पर विशेष प्रकार के पीले रंग की कोशिकाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं, विशेष प्रकार के पीले रंग की कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। देखेंगे कि हेट्रोसिस्ट जो होता है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इनके सेल वाल के बाहर की ओर एक मोटा सा आवरण होता है। हेट्रोसिस्ट के बाहर की ओर, ठीक है, सेल वाल के बाहर की ओर एक मोटा सा परत पाया जाता है या आवरण होता है। ठीक है, यह परत भी जो होता है कई उप परतों से मिलकर बना होता है। जैसे बाह्य उपपरत जो होता है, यह रेशेदार परत से मिलकर बना होता है, जिसे हम रेशेदार परत भी कह सकते हैं। और जो मध्य परत जो होता है, यह होमोजीनियस लेयर होता है। ठीक है, कैसा होता है, होमोजीनियस या समान परत होता है। और जो लास्ट तीसरा परत जो होता है वो लेमिनेटेड लेयर होता है। क्या होता है, लेमिनेटेड लेयर, यानी कोशिका भित्ति के बाहर पाए जाने वाली जो सख्त आवरण होता है वो 3 उप परतों में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन से, एक फाइब्रस होता है, एक होमोजीनियस लेयर होता है और एक लेमिनेटेड लेयर होता है। 3 लेयरों से, उप लेयरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके जो आंतरिक परत होता है, आंतरिक परत देखिए, ये है आंतरिक परत, यहाँ पर हम बनाए हैं। ये बाह्य हो गया, बाह्य जो है फाइब्रस परत। मध्य परत जो होता है, मध्य परत को हम होमोजीनियस लेयर कहते हैं और आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, लेमिनेटेड लेयर कहते हैं। ये 3 लेयर हो गया। तो जो लेमिनेटेड लेयर होता है, यानी आंतरिक परत जो होता है, उस आंतरिक परत पर छिद्र पाए जाते हैं। देखिए, इधर भी छिद्र है, इधर भी छिद्र है। तो लेमिनेटेड लेयर जो होता है वहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम ध्रुवी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवी छिद्र कहते हैं, या इसको हम पोलर पोर भी कह सकते हैं। इसे हम पोलर पोर भी कह सकते हैं। इन छिद्रों को हम पोलर पोर भी कह सकते हैं या ध्रुवी छिद्र कहते हैं। इन्हीं ध्रुवी छिद्रों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं।
क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम ग्रंथियां बनाए हैं, यहाँ पे ये ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों को हम ध्रुवीय ग्रंथियां कहते हैं या पोलर नोड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर नोड्यूल कहते हैं अथवा ध्रुवीय ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, पोलर नोड्यूल्स कहते हैं, पोलर नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, पोलर नोड्यूल्स कहते हैं या इन्हें ध्रुवीय ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखेंगे जो पोलर पोर होता है या ध्रुवीय छिद्र जो होता है, इसका काम होता है कि बगल वाली कोशिकाओं के साथ संबंध स्थापित बनाए रखना। पोलर पोर जो होता है या ध्रुवीय जो छिद्र होता है, इसका काम होता है कि बगल वाली कोशिकाओं के साथ संबंध स्थापित करना या संबंध को बनाए रखना। ठीक है, इनमें देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार होता है। हेटेरोसिस्ट का मुख्य काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। यानी कहने का मतलब है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है हेटेरोसिस्ट और उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और यही नाइट्रोजन के यौगिक जब मृदा में मिलते हैं, ठीक है, तो मृदा में मिलने से मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, जिससे वहाँ पर पेड़ पौधे का विकास ठीक प्रकार से होता है। यानी मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का कार्य जो है ये करते हैं। याद रखेंगे जो भी ये साइनोबैक्टीरिया के सदस्य होते हैं, जैसे एनाबिना है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो नाइट्रोजन के यौगिक जब मृदा में पाए जाएंगे तो पौधों को भी, अन्य पौधों को भी नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे उनकी वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से होगी। अब देखेंगे इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को जो पोलर पोर होता है या ध्रुवीय छिद्र होता है, इनके माध्यम से, ठीक है, ग्रहण किया जाता है और हेटेरोसिस्ट में लाया जाता है। नाइट्रोजन को देखिए यहाँ पे हेटेरोसिस्ट में ला दिया गया। अब इस नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, इसे अमोनिया में चेंज किया जाता है। किसके उपस्थिति में, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है और यहाँ पे एटीपी का भी उपयोग किया जाता है। और एटीपी का निर्माण पहले से ही हुआ रहता है और एटीपी का निर्माण श्वसन क्रिया द्वारा बनता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो श्वसन क्रिया द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। इस एटीपी का उपयोग किया जाता है और किस एंजाइम के उपस्थिति में, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन को किस में चेंज कर दिया जाता है, अमोनिया में चेंज किया जाता है। यह अमोनिया क्या करता है, तुरंत हेटेरोसिस्ट से निकलता है और फिर पोलर पोर से होते हुए बाहर निकलकर बगल वाले कोशिका में जब जाता है तो पुनः यह नाइट्रोजन अमोनिया जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। और यह क्रिया जो है ऑर्गेनिक एसिड के उपस्थिति में होता है या ऑर्गेनिक एसिड के उपयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, यहाँ एरो बना दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड के उपस्थिति में यह अमोनिया जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में। यहाँ पे अमोनिया बना दिया जाए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया जो होता है एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, कार्बनिक एसिड के उपस्थिति में होता है। इस प्रकार यह एमिनो एसिड जो है कोशिकाओं में संचित करके रखा जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लिया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का उदाहरण परिभाषा क्या होता है, देखेंगे वायुमंडल में पाए जाने वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेकर जब नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करके उन्हें अपनी कोशिकाओं में संचित कर दिया जाता है, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र नाइट्रोजन को लिया गया और उसे उनके यौगिक में चेंज किया गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं जिसे अमोनिया कहते हैं। पुनः अमोनिया को इसमें चेंज कर दिया गया एमिनो एसिड में और एमिनो एसिड में नाइट्रोजन पाया ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया कर दिया जाता है। तो
याद रखेंगे, कभी भी पूछा जाए कि हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, तो हेटेरोसिस्ट का प्रमुख काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया करना। और ये किन पौधों में पाया जाता है, या ये कहें किन जीवों में पाया जाता है या जीवधारियों में, तो याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया के जो सदस्य होते हैं उन साइनोबैक्टीरिया के सदस्यों में ही हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, और मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो एनाबीना में पाया जाता है। ठीक है, एनाबीना में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करना। ठीक है, तो ये रहा हेटेरोसिस्ट और नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, साइनोबैक्टीरिया के जो मैक्सिमम सदस्य जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने के कारण ही इन्हें हम ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं। याद रखेंगे, ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया जब करते हैं तो ये नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं और मृदा में क्या करते हैं, इन नाइट्रोजन यौगिकों को छोड़ देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। इस कारण देखेंगे कि जो भी साइनोबैक्टीरिया के सदस्य होते हैं ज़्यादातर जो है जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में पाए जाते हैं। धान के खेत जो मृदा के ऊपरी लेयर होता है, उस ऊपरी लेयर में ये उपस्थित होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये तो हो गया हेटेरोसिस्ट क्या है और इनके कार्य बता दिए। अब अगला जो है साइनोबैक्टीरिया के महत्व जान लिया जाए। ये लास्ट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का लास्ट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के महत्व क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया के एक महत्व तो यही हम बता दिए कि साइनोबैक्टीरिया के सदस्य जो होते हैं यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। पहला तो कार्य यही हो गया। दूसरा कार्य क्या है, देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया के कुछ सदस्य जैसे स्पाइरुलिना है, इसके अतिरिक्त जो है साइटोनीमा, स्पाइरुलिना और साइटोनीमा। ठीक है, स्पाइरुलिना और साइटोनीमा ऐसे सदस्य हैं जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है इन सदस्यों में, इस कारण इनको भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। जैसे साग हम लोग बनाकर खाते हैं, ठीक है, पौधों का, ठीक उसी प्रकार स्पाइरुलिना और साइटोनीमा ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, और इनको ग्रहण करने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया इम्पोर्टेंस। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है कि इनके साइनोबैक्टीरिया के सदस्य जो होते हैं वो ज़्यादातर जो भी प्रदूषित जल होता है, प्रदूषित जल में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि प्रदूषित जल में ये बहुत ही आसानी से फल फूल लेते हैं, यानी अपनी संख्या को आसानी से बढ़ा लेते हैं। उस प्रदूषित जल में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिनके कारण इनकी संख्या वृद्धि करती है। इसलिए याद रखेंगे, यह जल प्रदूषक इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। जल प्रदूषक इंडिकेटर या वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर गांव में देखेंगे आसपास, जब तालाब के जल का प्रदूषण बढ़ जाता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है।
ठीक है, जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस तालाब का जो जल है वो प्रदूषित हो गया, क्योंकि इनमें साइनोबैक्टीरिया के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो प्रदूषित जल में ये अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम आते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा कारण है। यही तीन इम्पोर्टेंस है जो कि याद रखेंगे। ठीक है, तीन यही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। साइनोबैक्टीरिया वाला टॉपिक समाप्त हो गया। माइकोप्लाज्मा हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पुराने बुकों में है, और पुराने बुकों में सिलेबस था उस समय तो पढ़ा जाता था, लेकिन जब से NCERT लगा है तब से माइकोप्लाज्मा को हटा दिया गया है, इसलिए माइकोप्लाज्मा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो के बारे में या अगले वीडियो बनाकर आप लोग को अगले टॉपिक का सेंड करेंगे।